फ्रेंड मीडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था। बाबर एवं हुमायूं इन्होंने पहले से चली आ रही मुद्रा व्यवस्था को अपनाया। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुखी तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए। दाम आम प्रचलित सिक्का था। अधोला, पावरा, जीतला तथा दमड़ी भी तांबे के सिक्के थे। शेर शाह के राज्य में 23 टकसालें थीं। अकबर इसने मुगल मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप दिया। इसने सोने, चांदी और तांबे के विभिन्न तोल एवं मूल्यों के सिक्के चलाए और उनका पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया। उसके एक सिक्के पर एक तरफ अल्लाह अकबर तथा दूसरी तरफ टकसाल का नाम लिखा है। चांदी के एक सिक्के पर एक तरफ धनुर्धारी राम तथा दूसरी तरफ राम सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं तथा देवनागरी में रामसीय शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। अधिकांश सिक्के गोल थे किंतु चौकोर भी थे। बादशाह का नाम, टकसाल का नाम जारी किया गया। वर्ष एवं कुरान की आयतें सिक्कों पर अंकित की जाती थीं। अकबर ने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित नहीं कराई। संसब यह अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जो 101 तोला के लगभग था। मुहर सोने का एक सिक्का मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित था। इलाही यह सोने का गोलाकार सिक्का था जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। इनके अतिरिक्त रहस, अत्याह, विंसात, छगुल तथा लाल ए जलाली भी सोने के सिक्के थे। अकबर द्वारा जारी चांदी के सिक्के थे रुपया, चौकोर एवं जलाली चौकोर आकार का था। तांबे के दाम एवं जीतल नामक सिक्के थे जिनकी कीमत रुपये का 40वां भाग थी। एक दाम में 25 जीतल होते थे। जहांगीर इसके सिक्के मुगल काल के सर्वश्रेष्ठ सिक्के थे। अपनी आकृति सिक्कों पर खुदवाने वाला यह प्रथम मुगल शासक था। इसके कुछ सिक्कों पर नूरजहां का नाम भी अंकित था। कुछ सिक्कों पर हिंदू राशि चक्र अंकित था। जहांगीर के सिक्कों में निसार, नूर अफसा व खैर काबुल प्रमुख है। निसार चांदी का सिक्का था। जहांगीर के कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित थी। शाहजहां इसने रुपये एवं दाम के बीच एक सिक्का आना चलाया। एक रुपये में 16 आना होता था। शाहजहां एवं जहांगीर के कुछ सिक्कों पर पद्यात्मक आख्यान प्राप्त होते हैं। औरंगजेब इसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया। इसके कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बकी साहबाई द्वारा रचित पद्य अंकित है। कुछ सिक्कों पर ध्रुपद के पद अंकित हैं। मुगल काल में सर्वाधिक टकसालों की संख्या औरंगजेब काल में थी। अबुल फजल के अनुसार 1595 ईसा में सोने के सिक्के ढालने के लिए 4, चांदी के सिक्के ढालने के लिए 14 और तांबे के सिक्के ढालने के लिए 42 टकसालें साम्राज्य में थीं। मुगल काल में यदि कोई सिक्का ढलवाना चाहता तो 5 या 6% ढलाई के पारिश्रमिक के रूप में देना पड़ता था। सैन्य व्यवस्था, मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था। मध्य भारत के अन्य राज्यों की तरह मुगल साम्राज्य सैन्य शक्ति पर आधारित था। सैन्य शक्ति के बल पर ही भारत को विजय किया गया था तथा सैन्य शक्ति के आधार पर साम्राज्य टिका हुआ था। मुगलों ने एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना रखी जिसमें घुड़सवार, पैदल, तोपें, ऊंट एवं हाथी शामिल थे। साथ ही उनकी एक नौसेना भी थी। मुगल सैन्य सफलताओं का एक मुख्य कारण उनकी शक्तिशाली सेना तथा सेना को मिलने वाली उच्च श्रेणी का नेतृत्व था। शाही सेना, मनसबदारों की सेना तथा सूबेदार एवं अधीनस्थ राजाओं की सेना को सम्मिलित करने पर सेना की संख्या 44 लाख तक पहुंचती थी।
मुगल सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग घुड़सवार सेना थी। मुगल सेना अत्यंत चलायमान सेना थी तथा मुगल घुड़सवारों की कुशलता इसकी शक्ति का मुख्य आधार थी। अकबर ने अस्त्र शस्त्र के विकास में काफ़ी रुचि दिखाई। उसके काल में ऐसी तोप का आविष्कार हुआ जिसके पुर्जों को अलग करके ढोया जा सकता था तथा ज़रूरत पड़ने पर सभी पुर्जों को जोड़ा जा सकता था। इसके अतिरिक्त 17 तोपों को एक साथ दागने की तकनीक का आविष्कार हुआ। मुगल तोपखाने का विकास बाबर के काल में उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा द्वारा किया गया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध तथा खानवा के युद्ध में अर्राबा पहिएदार गाड़ी पर रखकर तोपों का प्रयोग किया जो बहुत कारगर साबित हुई। भारी तोपें किले पर लगाई जाती थीं अथवा घेरेबंदी के लिए प्रयुक्त होती थीं। ऐसी तोपें बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होती थीं। इनके अलावा हल्की तोपें भी होती थीं। मनुष्य की पीठ पर ढोई जा सकने वाली तोप नरनाल कहलाती थी, जिसे हाथी की पीठ पर ढोया जा सके वो गजनाल तथा ऊंट की पीठ पर ढोया जा सकने वाले तोपों को सुतरनाल कहते थे। ये घुमावदार तोपें थीं। हाथ बंदूक में सुधार हुआ तथा बंदूक की नाल की सफाई मशीन द्वारा करने की युक्ति खोजी गई। इसी काल में चकमक पत्थर के प्रयोग से चलने वाली फ्लिंट लॉक बंदूकों का विकास हुआ, परंतु उनका प्रचलन 18वीं शताब्दी में बढ़ा। फ्लिंट लॉक बंदूकों तथा सुतरनाल तोपों का प्रयोग कर अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईसा में मराठा सेना में तबाही मचा दी थी। मुगलों की जल सेना का प्रारंभ अकबर द्वारा हुआ। इसमें नावों का एक बेड़ा था जिसे नावरा कहा जाता तथा ये मीर बहर नामक अधिकारी के अधीन थी। कालांतर में औरंगजेब काल में मुगलों ने जंजीरा के सीदियों तथा मालाबार के मोबलाओं की सहायता से एक अच्छी नौसेना का विकास किया। इसमें शाइस्ता खां तथा मीर जुमला का महत्वपूर्ण योगदान था। दाग प्रथा। घोड़ों एवं सवारों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए अकबर ने 1574 ईसा में दाग प्रथा, घोड़ों को दागना तथा तसहीहा प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखना प्रारंभ की। अकबर ने दाग प्रथा को नया रूप देते हुए घोड़ों को 2 दाग लगाने की परंपरा प्रारंभ की। 2 दागों में एक शाही दाग होता था तथा दूसरा मनसबदार का दाग होता था। घोड़ों और हाथियों को दागने हेतु अकबर ने दाग ए मुहाली नामक पृथक विभाग खोला। मुगल सैनिकों एवं घुड़सवारों की श्रेणियाँ। बरगीर। इन घुड़सवारों को सारा साजो सामान राज्य की ओर से मिलता था। सिलेदार। इन घुड़सवारों को स्वयं अपना सारा साजो सामान एकत्र करना होता था। इनका वेतन बरगीर से अधिक होता था तथा इन्हें केवल युद्ध के अवसर पर नियुक्त किया जाता था। अहदी। ये उच्च श्रेणी के सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे जो 5 या अधिक घोड़े रखते थे। इनकी नियुक्ति कहीं भी हो सकती थी। ये संदेश वाहक का काम भी करते थे और भरपूर वेतन 500 रुपये पाते थे। ये एक प्रकार से बादशाह के सैनिक थे पर कभी कभी मनसबदार के पास भी नियुक्त होते थे। इनकी हाजिरी एक दीवान लेता था। दाखिली। ये वो सिपाही थे जिनकी नियुक्ति एवं वेतन केंद्र बादशाह द्वारा नियुक्त होते थे, परंतु ये मनसबदार की सेना में भेजे जाते थे। अहसाम सैनिक। ये विभिन्न शस्त्रों यथा तलवार, भाला, बंदूक, तीर कमान आदि के संचालन में निपुण तलवारबाज, तीर अंदाज, बंदूकबाज आदि थे। सेहबंदी नौसैनिक। सेहबंदी सैनिक ये बेरोजगारों से भर्ती सैनिक थे जो मालगुजारी वसूलने आदि में मदद करते थे। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था सरकारी सोपान व्यवस्था से संबद्ध थी। सभी मुगल अधिकारी चाहे वो सैन्य सेवा से संबद्ध हो या प्रशासन से या दरबार से या अन्य किसी वर्ग से एक ही सोपान क्रम में संयोजित कर दिए गए थे। मनसबदारी इसी सोपान व्यवस्था से संबद्ध थी। पूरा मनसबदारी तंत्र एक ही सेवा वर्ग था। मनसब से ही यह निर्धारित होता था कि किसका ओहदा ऊंचा है और किसका ओहदा नीचा है। यह भी मनसब से ही निर्धारित होता था कि किसी अधिकारी की सरकारी सोपान व्यवस्था में कौन सी अथवा क्या स्थिति है, स्थान क्या है।
उसका वेतन क्या है तथा उसे राज्य की सेवा के लिए कितने ताबीनान सशस्त्र परिचर रखने होंगे। मनसबदारी व्यवस्था 1567 ईसा से अकबर द्वारा लागू की गई। इसके तहत सरदारों को 10, 100 से लेकर 5000 तक के मनसब दिए जाते थे, जो 50, 10 तथा 100 के गुणनफल के रूप में होते थे। इस प्रकार कुल 66 कोटियाँ मानी गई थीं। ये एक पवित्र संख्या थी, परंतु वास्तव में ये कोटियाँ कम या अधिक हो सकती थीं, किंतु अबुल फजल ने 33 श्रेणियों का ही वर्णन किया है। 5000 से अधिक का मनसब शाही परिवार के सदस्यों को ही मिलता था, यद्यपि अजीज कोका तथा मान सिंह को 7000 के मनसब दिए गए थे। मनसब का इस प्रकार संख्यागत वर्गीकरण दशमलव पद्धति पर आधारित तथा इसे मंगोलों से जोड़ा जाता था। मनसबदारों को वेतन प्रायः जागीर के रूप में दिया जाता था तथा ऐसी स्थिति में जागीर से राज्य को जो भी राजस्व प्राप्त होता था वो सब वसूलने का अधिकार मनसबदार को होता था। तजवीज़ एक अभिजात द्वारा बादशाह के समक्ष पेश की जाने वाली ऐसी याचिका थी जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार बनाने की सिफारिश की जाती थी। मनसबदारों का वर्गीकरण 1595 से 96 ईसा में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार की द्वैध व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि सरदार अपेक्षित संख्या में घुड़सवार सैनिक नहीं रखते थे। अतः जात एवं सवार की द्वैध व्यवस्था द्वारा ज़्यादा सवार रखने वाले मनसबदारों को पुरस्कृत किया गया। इसके अंतर्गत जात मनसबदार के दर्जे तथा वेतन का सूचक था और सवार वह संख्या थी जितने घुड़सवार रखने मनसबदार से अपेक्षित थे। इस आधार पर मनसबदारों को तीन श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या जात के बराबर थी। द्वितीय श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या जात के आधे से अधिक थी, परंतु जात संख्या में से कम थी। तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या जात के आधे से कम थी। उदाहरण के लिए जात या सवार 5000 वाला प्रथम श्रेणी, 5000 3000 वाला तृतीय श्रेणी तथा 5000 2000 वाला तृतीय श्रेणी का मनसबदार होता था। 5000 3000 वाला द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के मनसबदार को सबसे अधिक तथा तृतीय श्रेणी के मनसबदार को सबसे कम वेतन मिलता था। यह सवार कितने घोड़े रखेगा इस बारे में 10 बिस्ती व्यवस्था लागू होती थी, यानी 10 घुड़सवारों के बीच 20 घोड़े होंगे। मनसबदारी में परिवर्तन। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंह-अस्पा दर्जे को लागू किया। ऐसा करके जात को बढ़ाए बिना ही सवारों की संख्या में वृद्धि संभव की गई। इसका अर्थ यह था कि इस दर्जे के धारक को अपने पास साधारण दर्जे के धारक की तुलना में दोगुना सवार रखने होंगे। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि दुअस्पा एवं सिंह-अस्पा दर्जे अलग अलग थे तथा दुअस्पा दर्जे वाला साधारण दर्जे वाले से दोगुना तथा सिंह-अस्पा दर्जे वाला साधारण दर्जे वाले से 3 गुना सवार रखेगा। मनसबदारों के वेतन भी बढ़ी हुई संख्या के अनुसार ही निर्धारित होते थे। सर्वप्रथम दुअस्पा एवं सिंह-अस्पा दर्जा महावत खां को दिया गया। शाहजहां ने मनसबदारी में मासिक व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अंतर्गत मनसबदारों के वेतन जागीर से होने वाली निर्धारित आय जमा के स्थान पर जागीर से होने वाली वास्तविक आय हासिल के अनुसार 12 के मापदंड पर निर्धारित किए गए। वस्तुतः भू राजस्व वसूली एक कठिन कार्य था, क्योंकि स्थानीय तत्व जैसे जमींदार, किसान आदि भू राजस्व वसूलने वालों से सहयोग नहीं करते थे। अतः निर्धारित मात्रा में भू राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। जिस क्षेत्र पर राज्य की पकड़ जितनी कमजोर होती थी, उस क्षेत्र से भू राजस्व वसूली उतनी ही मुश्किल थी। इस प्रकार 10 मासी यानी जमा का 20/12, 8 मासी जमा का 8/12 तथा 6 मासी जमा का 6/12 जागीरें हो सकती थीं। दूसरी तरफ शाहजहां ने जागीरदारों को निर्धारित संख्या से कम घुड़सवार रखने की छूट भी दे दी। अब जागीरदार 1/3 अथवा 1/4 मनसबदार ही रखने को स्वतंत्र थे। शाहजहां ने सिसमाहा जमा की 50% वसूली संभव तथा सीमाहा जमा की 25% वसूली संभव नामक जागीरें प्रचलित की। औरंगजेब काल में मशरूत
मशरूत व्यवस्था लाई गई, यानी सवार संख्या में अतिरिक्त वृद्धि करना। ऐसा मनसबदार को किसी महत्वपूर्ण पद या अभियान हेतु नियुक्त करते समय होता था। औरंगजेब काल में मनसबदारों की संख्या काफ़ी बढ़ गई तथा वेतन देने के लिए उपयुक्त जागीरों की संख्या कम पड़ गई। इसे बेजागिरी की स्थिति कहा गया तथा इस स्थिति को जागीरदारी का संकट के नाम से जाना गया। इससे सरदारों में काफ़ी रोष फैला। इतिहासकारों के एक वर्ग के अनुसार यह स्थिति मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। समाज में मुख्य रूप से 3 वर्ग, निम्न, मध्यम, उच्च वर्ग थे। निम्न या जनसाधारण वर्ग में किसान, मजदूर, दस्तकार, नौकर, दास, भिखारी आदि थे। चावल, बाजरा, दाल आदि इनका प्रचलित आहार था। मध्य वर्ग में व्यापारी, वैद्य, लेखक, मध्य स्तरीय अधिकारी, धार्मिक नेता आदि शामिल थे। उच्च वर्ग में शासक वर्ग के लोग थे। मुगल काल में अधिकांश लोग गांवों में रहते थे तथा शहरों में लगभग 15% जनसंख्या का विकास था। राजधानी में सबसे बड़ी संख्या सैनिकों तथा सम्राट एवं कुलीनों के सेवकों की थी। बर्नियर ने शाहजहां के शिविर में 3 से 4 लाख लोगों की उपस्थिति का अनुमान लगाया था। शहरी जीवन में भारी विषमता व्याप्त थी तथा अमीरों को जहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, वहीं आम लोगों तथा गरीबों का जीवन काफ़ी कठिन था। बर्नियर ने अपने ग्रंथ ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर में मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा है, जिनसे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व तथा बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। बर्नियर ने भूमि के राजकीय स्वामित्व का उल्लेख किया है, जिस कारण किसान अधिक उत्पादन के लिए उदासीन थे। इसका विवरण भारतीय एवं यूरोपीय समाज के तुलनात्मक चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। इसके विवरण का सबसे मार्मिक विवरण एक 12 वर्ष की विधवा महिला बालिका के हाथ पैर बांधकर जबरन सती बनाया जाना है। बारबोसा तथा डेला वैले सूरत के व्यापारियों की शानो शौकतपूर्ण जीवन शैली की चर्चा करता है। वहीं विजयनगर के लोगों के बारे में बारबोसा ने लिखा है कि लोगों के शरीर के मध्य भाग के अलावा बाकी पूरा शरीर नग्न रहता था। जेवारी कानिन्नी इटली का एक यात्री था जो 1690 ईसा में भारत से होकर गुजरा था। इसने इस बात का सजीव वर्णन किया है कि किस तरह सोना चांदी तमाम विश्व से होकर भारत पहुंचता था। इसका एक बड़ा भाग अमेरिका से आता था। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्री फ्रांसिस बर्नियर चिकित्सक फ्रांसीसी, पीटर मुंडी इटालवी, निकोलाओ मनुची इटली, उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन जून बपतिस्ते ट्रेवर्नियर जोहरी फ्रांसीसी। शाहजहां व औरंगजेब के काल में 6 बार भारत आया था। ग्रामीण समाज स्थानिक ये गांव के मूल निवासी थे। ये थानी, स्थलवाहक, मिरासी, गवेती आदि कहलाते थे। रियायती स्थानिक किसानों का एक वर्ग जो राजस्व अदायगी में छूट पाता था। खुद काश्त किसान यह जमीन का मालिक होता था तथा अपनी जमीन में स्वयं खेती करता था अथवा मजदूरों द्वारा खेती करवाता था। ये स्थानिक बिरादरी का संचालक भद्रलोक वर्ग था। रैयती ये भी स्थानिक किसानों का एक वर्ग था जो राजस्व अदायगी में कोई छूट नहीं पाता था। यह किसानों का आम वर्ग था। रैयती किसानों का एक वर्ग जो जमीन का मालिक था तथा अपनी जमीन पर खुद खेती करता था। इन्हें मालिक या धनी भी कहते थे। रैयती पट्टीदार ये रैयती किसानों का एक वर्ग था। इन्हें पालती या पट्टीदार भी कहा जाता था। ये बंजर अथवा छोड़ दी गई जमीनों पर खेती करते अथवा भूस्वामियों के खेतों पर खेती करते थे। ये प्रायः बटाई के आधार पर खेती करते थे। जमीन मालिक को लगान देते थे। कई बार इन्हें पट्टा दिया जाता था। पाही ये गांव के मूल निवासी नहीं होते थे। प्रायः बंजर अथवा उजाड़ जमीनों को बसाने के लिए बाहर से आते थे। प्रायः इन्हें जमीनों का पट्टा दिया जाता था जो प्रारंभ में रियायती दरों पर होता था। कुछ पीढ़ियों बाद ये स्थानिक किसानों में शामिल हो गए जाते थे। मजदूर भूमिहीन लोग जो किसान नहीं थे, काम करते थे
तथा मजदूरी पाते थे। बलूतेदार गांव के लिए कई तरह के जरूरी काम करने वाले सेवा वर्ग के लोग। इन्हें गांव की पैदावार में से एक निर्धारित हिस्सा मिलता था। इस निर्धारित हिस्से को बलूता कहते थे। महाराष्ट्र में बलूतेदारों की 12 किस्में थीं। ये मजदूरों से अलग थे, जैसे धोबी, नाई, लोहार, बढ़ई आदि। बलूतेदार इस वर्ग के लोग न तो गांवों के अभिन्न अंग थे, न ही सर्वत्र पाए जाते थे। इस वर्ग के कुछ एक लोग कभी कभी बड़े गांवों में मिलते थे। इनमें शामिल थे सुनार, दर्जी, भिस्ती, पुरोहित, ढोलची, गायक आदि। इन्हें पैदावार का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा मिलता था या कुछ जमीन दे दी जाती थी। भूमिहीन या सेवक वर्ग के लोग कमीन या निम्न श्रेणी के माने जाते थे। इनमें दलितों का बड़ा अनुपात था। बंजारे बंजारे मुगल काल में घुमंतु खानाबदोश जाति थी। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी। ये नमक, कृषि उपकरण, औषधियाँ, पत्थर से बनी उपयोगी व अन्य सजावटी वस्तुएं बेचकर गीत संगीत के द्वारा लोगों का मनोरंजन करके अपनी जीविका कमाते थे। ये जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। ग्रामीण जीवन संबंधी विशिष्ट शब्दावली। आसामी बड़े किसान थे, जो सामान्यतया आमतौर पर बड़े गांवों में ही होते थे तथा किसानों की आबादी में ये 5 से 10% तक थे। मझोले किसान अधिकतर इसी वर्ग से संबंधित रखते थे। मझोले किसान। पावना वो शुल्क था जो जमींदार लगान वसूली के लिए लेते थे, यानी जब वो मातहत के रूप में काम करते थे। ये शुल्क या तो वो सीधे किसानों से लेते थे या राज्य उन्हें अदा करता था। इन्हें अन्य महसूल लगाने की भी छूट मिली थी। मालिकाना नानकार सभी पावना के समान कमीशन थे जो राजस्व वसूलने वाले को मिलते थे। राजस्व वसूलने के लिए जमींदारी की कुल मांग अलग अलग इलाकों में अलग अलग हो सकती थी। केंद्र चाहता था कि जमींदार पावना और राजस्व एक साथ वसूले। फिर राज्य जमींदार को या तो नकद पावना दे या राजस्व मुक्त भूमि दे। जब पावना को राजस्व के साथ वसूला जाता था तो पावना 10% निर्धारित किया जाता था। ये मालिकाना कहा जाता था। ताल्लुका जमींदार को कभी कभी अपने इलाके से बाहर भी भू राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी मिलती थी। ऐसे इलाके को ताल्लुका कहते थे। गांव में सभी किसान जमींदारों के नियंत्रण में नहीं आते थे। कलातरान यह ग्राम पंचायत में स्थानिक किसानों में से चुना गया वर्ग था। जमीन ग्रामीण बिरादरी की नहीं व्यक्तिगत होती थी तथा उस पर अलग अलग कर लगाया जाता था। जमींदार इस शब्द का प्रयोग 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। इसमें तरह तरह के अधिकार एवं विशेषाधिकार शामिल थे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो व्यक्ति जमीन का मालिक होता था और अपनी जमीन में खेती करता था, जमींदार कहलाता था। जमींदार मुगल काल में वह व्यक्ति जो कस्बे या गांव की जमीन का मालिक होता था, साथ में खेती भी करता था, यानी बड़ी जमीन का किसान मालिक, खेती करने वाला मालिक जमींदार कहलाता था। जमींदारी एक अधिकार था, ऐसा अधिकार जो आम किसानों से अलग तथा उससे ऊपर के ग्रामीण वर्ग का था। स्वशासी राजा वो थे जो शासक केंद्रीय को पेशकश अदा करते थे। ये अपने नियंत्रण क्षेत्र में किसानों पर लगान लगाने तथा उनकी वसूली करने को स्वतंत्र थे। आर्थिक जीवन। मुगल काल में कृषि का विकास एवं विस्तार हुआ। मुगल शासकों विशेषकर अकबर ने कृषि के विकास हेतु अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए, जैसे बंजर भूमि पर खेतों हेतु भू राजस्व में छूट अथवा किसानों को ऋण देना। कृषि तकनीक, उपकरण अथवा पद्धति में कोई विकास नहीं हुआ। आईन अकबरी से खरीफ की 25 तथा रबी की 16 फसलों तथा उनसे प्राप्त राजस्व की सूचना मिलती है। पलसार्ट के विवरण के अनुसार सर्वोत्तम नील बयाना भरतपुर तथा सरखेज गुजरात में पैदा होती है। तंबाकू 1604 ईसा अथवा 1605 ईसा में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया। आलू तथा मिर्च भी पुर्तगाली लाए थे। इसी काल में मक्का, जो कि अमेरिकी फसल है, भारत आई। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था।
यह मुगल दरबार में अकबर के काल में पहुंचा। मुगलों ने खेती के सुधार एवं विस्तार हेतु किसानों को तकावी नामक ऋण दिया। कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया गया। ये तरीका वनकटी कहलाया। शाहजहां के समय में मुगल काल का सबसे भयावह अकाल पड़ा। इससे निपटने के लिए शाहजहां ने रावी से लाहौर तक नहर ए फ़ैज़ नामक नहर बनवाई। साथ ही उसने फिरोज शाह तुगलक निर्मित नहर ए साहिर की मरम्मत करवाकर उसे नहर ए शाह नाम दिया। मुगलों द्वारा एक केंद्रीकृत विशाल साम्राज्य स्थापना ने व्यापार वाणिज्य के विकास को बढ़ावा दिया। चटगांव, चौल, बसीन, सोनारगांव, चोननागपट्टनम आदि प्रसिद्ध बंदरगाह थे तथा लाहौर से काबुल एवं मुल्तान से कंधार निर्यात हेतु प्रमुख स्थल मार्ग थे। बंदरगाह का मुख्य अधिकारी शाह बंदर कहलाता था। सूती वस्त्रों का भारत के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग प्रारंभ करवाया था। क्षेत्रीय राजस्व राजस्थान तथा मध्य भारत में तांबे का उत्पादन होता था, जबकि हीरे की खानें गोलकुंडा एवं छोटा नागपुर में थीं। गोलकुंडा से ही प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर प्राप्त हुआ था, जिसे मीर जुमला मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को भेंट किया था। रेशम का उत्पादन कश्मीर एवं बंगाल में होता था। अकबर ने कश्मीर के रेशम पर राज्य का एकाधिकार स्थापित कर दिया था। गुजरात के रेशमी वस्त्र सर्वश्रेष्ठ थे।